नमस्कार। शेखर एक जीवनी उपन्यास सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। उषा और ईश्वर कंप्लीट हो चुका था भाग 1 का, और भाग 1 में ही है बीज और अंकुर। एपिसोड 18 तक कंप्लीट था, ये 19वां है, बीज और अंकुर। शेखर का जीवन बहुत सूना हो गया था और इसलिए जीवन में जो कुछ आता था वह मानो उसके रस की अंतिम बूंद तक निचोड़ लेना चाहता था। हंसी की बात होती तो आवश्यकता से अधिक हंसता था, घूमने निकलता तो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता था, लड़ता तो लड़ाई का कारण भूल जाने पर भी विरोध बनाए रखता था। उसके जीवन में इससे एक झूठी तेजी आ गई थी, गति का एक भ्रम, जबकि वास्तव में वह निश्चल खड़ा था। खंडहरों से घिरे हुए टीले की एक चोटी पर शेखर खड़ा था और उसके पैरों के पास उसका कुत्ता, चारों ओर फैले हुए अरहर के खेत। कभी हवा का झोंका आता तो अरहर के पौधों की चोटियां झुक जाती थी और सीधी हो जाती, मानो हरी वर्दी पहने हुए बहुत से सिपाही पहरा देते देते एक साथ ही ऊँघ गए हों और फिर जागकर सावधान खड़े हो गए हों। कुत्ते का नाम था तैमूर। शेखर उसे विशेष प्यार नहीं करता था, किंतु कुत्ता सदा उसके पीछे पीछे रहता था। न जाने क्यों उसने शेखर को अपना स्वामी मान लिया था। शेखर के खड़े खड़े ही कुत्ते ने शायद दूर कुछ देखा और सीधा नीचे अरहर के खेतों की ओर भागा। पीछे पीछे शेखर भी भागा। उसे कुछ करने की भीतरी प्रेरणा तो कोई थी नहीं, बाहर से जो धक्का उसे लगता उसी के आगे वह बह जाता था। हाथों से अरहर के पौधों में रास्ता बनाते हुए शेखर ने देखा कि तैमूर क्यों भागा आया था। बहुत से बटेर अनेक दिशाओं में भागे जा रहे थे और तैमूर कभी एक के पीछे कभी दूसरे के पीछे दौड़ा फिरता था, पर पकड़ किसी को नहीं पाता था। जिधर जिधर तैमूर भागता उधर उधर शेखर बहता। अरहर धीरे धीरे बहुत घने हो गए। शेखर कंधे बढ़ाए, सिर झुकाए, हाथों से उन्हें चीरता हुआ बौराए सांड की तरह बढ़ने लगा, फिर भी तैमूर का साथ नहीं पा सका। उसकी कमीज के चिथड़े हो गए, बाहें और टांगें भी छिल गईं, मुंह खरौंच गया, पर बटेर कोई हाथ न आया। पर अपने कुत्ते से भी अधिक ढीठ शेखर बहता ही गया। उसके नंगे पैर भूमि पर रक्त की लाल छाप छोड़ते हुए चले, पर अभी बटेर कोई हाथ नहीं आया था। तैमूर ने उकता कर खेल छोड़ दिया, हार मान ली। शेखर भी झक मार कर रह गया। खंडहरों के ऊपर सूर्य स्वर्ण बरसाता हुआ डूब रहा था। घर के पथ पर शेखर खून से लथपथ थका हुआ सिर झुकाए चला जा रहा था और सदा आगे रहने वाला तैमूर उसके पीछे पीछे मुंह लटकाए आ रहा था। बटेर कोई हाथ नहीं आया था, लेकिन खेल हो गया था, दिन बीत गया था। फिर अरहर के खेत, फिर आगे आगे शेखर और पीछे पीछे शेखर का कुत्ता तैमूर। अब तैमूर ही शेखर का भाई है, गुरु है, साथी है और सेवक है। शेखर की माँ सरस्वती को लेकर अपने पिता के गांव गई हुई है और शेखर पर किसी का नियंत्रण नहीं है। शेखर निरुद्देश्य से भटक रहा है, लेकिन उस उद्देश्यहीनता में एक प्रतीक्षा है। शेखर गणेशी की बाट देख रहा है। गणेशी जात का डोम है, शेखर के पिता की देखरेख में कुली का काम करता है। छुट्टी के समय वह आतिशबाजी तैयार करता है। इसी नाते वह शेखर का मित्र है, क्योंकि वह बहुधा शेखर को साथ ले जाता है और उसके सामने चीज़ों को तैयार करता है, बारूद बनाता है, अनारों में भरता है, पटाखे लपेटता है और साथ साथ शेखर को बताता भी जाता है कि शोर, गंधक, कोयला अलग अलग कूटने चाहिए और मिलाते समय
लकड़ी की चीज़ें काम में लानी चाहिए कि आग न लग जाए, और छछूंदर लपेटने के लिए कागज़ को सोरे और सिरके के घोल में भिगोकर सुखा लेना चाहिए। कभी वह शेखर के आग्रह करने पर उसे बारूद कूटने भी देता है और कभी कभी कुछ पटाखे उसे दे देता है। उनकी दोस्ती इतनी बढ़ गई है कि कभी कभी शेखर पिता से कहकर गणेशी को छुट्टी दिला देता है और साथ घूमने ले जाता है। आज उसकी प्रतीक्षा यूं हुई कि शेखर ने एक गोह लाने के लिए भेजा था। गणेशी ने ही उसे बताया था कि गोह कैसे भी दीवार चढ़ जा सकती है और उससे चिपक जाती है। अगर कोई उसकी दूम पकड़कर लटक जाए तो भी नहीं छोड़ती, बल्कि पुराने ज़माने में लोग उसकी दुम में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले की दीवार फांदा करते थे। यह सुनकर स्वाभाविक ही था कि शेखर गोह देखना चाहता। जब गणेशी ने बताया कि गोह जिंदा नहीं आ सकती क्योंकि उसका कांटा जहरीला होता है, तब शेखर की आज्ञा हुई कि गणेशी उसे मार कर ले आए। शेखर अरहर का खेत पार करके निकला तो देखा सामने से गणेशी चला आ रहा है, दुबला पतला काला भूत, एक हाथ में लाठी लिए और दूसरे में दुम पकड़कर मरा हुआ गिरगिट सा लटकाए। पास आते ही बोला, बबुआ यह लो गोह। शेखर थोड़ी देर उसकी ओर देखता रहा। उसे कुछ निराशा सी हुई। यही है गोह? फिर वह बोला, इसकी चमड़ी उतारो, हम रखेंगे। गणेशी ने हंसकर कहा कि गोह की चमड़ी बहुत पतली होती है, खाल नहीं उतर सकती। पर शेखर उसकी बातों में आने वाला नहीं था। खाल चीते की भी उतर सकती है। वह नित्य एक पर बैठता है, तब गोह की क्या बिसात। बोला, हम जो कहते हैं उतारो। गणेशी ने देखा मानना पड़ेगा। उसने एक चाकू निकाला और गोह का पेट चीर डाला। शेखर कुत्ते को पकड़कर खड़ा रहा। आधे घंटे में खाल खिंच गई। शेखर ने कहा, इसे धूप में सूखने डाल दो, सूख जाएगी तब धो लेंगे। गणेशी ने कुछ कहे बिना मुस्कुराकर उसे सूखने के लिए फैला दिया। 3 दिन बाद वहाँ जो शेखर ने देखा वह कहने की जरूरत नहीं है। जब गणेशी ने हंसते हुए पूछा, बबुआ तुम देख आए वह गोह की खाल सूख गई है कि नहीं? तब उसने विस्मय दिखाते हुए कहा, कैसी खाल, कौन गोह? बुद्धिमान गणेशी मुस्कुराकर चुप हो गया। शेखर ने नोट किया कि चमड़ी सभी की होती है, लेकिन चीता चीता है और गोह गोह। जिस घर में शेखर रहता था उसके साथ आमों का एक बगीचा था। आम देसी थे और घटिया किस्म के, केवल वृक्ष कलमी आमों का था। उन दिनों आम पकने को हो रहे थे। शेखर रोज जाकर उन्हें ललचाई आंखों से देख आता था और उस दिन की कल्पना किया करता था जब वह पेड़ों पर ना होकर उसके हाथों में होंगे। एक दिन अकेले वृक्ष पर कुछ पके से आम देखकर शेखर ने माली से कहा, हमें आम दो। लेकिन माली को सर्वथा उचित मांग से सहानुभूति नहीं हुई। बोला, बबुआ कल तोड़ूंगा वो आम और डाली लगाकर साहब के पास ले जाऊंगा। साहब के पास? शेखर को यह सरासर अन्याय लगा कि आमों को चाहने वाला शेखर से छीने जाकर वे आमों की उपेक्षा करने वाले उसके पिता के पास जाए। बोला, देते हो कि नहीं? नहीं बबुआ। शेखर स्वयं पेड़ पर चढ़ने लगा। माली दूर खड़ा हंसता रहा, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़का पेड़ पर क्या चढ़ेगा। लेकिन शेखर के हाथों पैरों में क्रोध का बल था। वह ऊपर पहुंचा, आराम से एक डाल पर बैठा और चुन चुन कर पके आम खाने लगा।
माली की मुस्कान चिंता में बदल गई। उसे देखकर शेखर का सारे आम खा डालने का निश्चय और भी पक्का हो गया, पर पेट ने साथ नहीं दिया। तब शेखर ने कच्चे अधकच्चे पके सब प्रकार के आम तोड़ तोड़ कर मुंह से जूठे कर करके इधर उधर फेंकने आरंभ किए। प्रत्येक आम फेंकते हुए वह चिल्लाकर माली से कहता जाता, यह लो और यह लो और यह लो। माली यह नहीं कह सका और शेखर को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। उसे आते देखकर शेखर ने कहा, आओ आओ, बेशक आओ, और ऊपर चढ़कर एक डाल के बिल्कुल सिरे पर ऐसा बैठा कि तनिक और भार पड़ने से वह टूट जाए। माली ने पुकारा, लौट आओ, नहीं तो गिरोगे। नहीं, तुम आओ, पकड़ो, देखूं मैं भी। और कुछ और आगे सरक गया। माली डर गया, बोला, बबुआ उतर आओ, ईश्वर के वास्ते उतर आओ। तुम उतर जाओ, नहीं तो मैं और आगे जाता हूँ। माली उतर गया, वहाँ से चला गया। शेखर धीरे धीरे नीचे उतरा। वह अभी भूमि पर पहुंचा नहीं था कि उसने देखा माली के साथ पिता चले आ रहे हैं। वह दार्शनिक हो गया था। उसने एक बार अपने गिराए हुए आमों की ओर देखा, फिर तैयार होकर खड़ा हो गया और मन ही मन गणित का एक सवाल करने लगा कि कितने थप्पड़ की आम पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। यह संभावना विचार में लाने की नहीं थी, लेकिन थप्पड़ नहीं पड़े। पिता ने सारी कहानी सुनकर हंस दिया। शेखर से बोले, तुमने खाए सो खाए, फेंके क्यों? और माली से कहा, तुमने उसे क्यों कहा कि मेरे लिए डाली बनानी है, इसलिए नहीं मिलेंगे। यह एक अवसर था कि शेखर ने मार की आशा की और हंसी पाई। प्रायः इससे उल्टा ही हुआ करता था। फिर भी पिता के लिए शेखर के हृदय में अपार स्नेह था। शेखर के पिता ने नया मकान ले लिया है पटना शहर में और गंगा के किनारे पर। अब शेखर का मुख्य काम है अपने बगीचे में से केले के पेड़ काटना और उनके स्तंभों पर लेटकर गंगा में बहना। उसे बहना ही कहना चाहिए, क्योंकि तैरना अभी तक सीखा नहीं। कई बार स्तंभ पर से फिसलकर उसने गोते खाए हैं, लेकिन सदा ही किसी ने उसे देखकर घसीट निकाला है। पिता के बहुत मना करने पर भी वह यह आदत नहीं छोड़ता, क्योंकि इतनी बड़ी नदी पर अकेले बिना हाथ पांव हिलाए बहने के विचार में सामर्थ्य का कुछ ऐसा आकर्षक अनुभव है कि शेखर उसका मोह नहीं छोड़ सकता। उसने 3 स्तंभों को बांधकर एक नाव बनाई। गंगा में उसे ले जाकर उस पर सीधा लेटकर हाथ से उसे धार में खे कर ले गया और फिर हाथ समेटकर निश्चल कभी इधर कभी उधर देखने लगा। दोनों किनारे धीर गति से प्रवाह से उल्टी दिशा में चलते हुए जान पड़ रहे थे। बहुत देर उनकी ओर देखकर शेखर आकाश की ओर देखने लगा। वर्षा हो चुकी थी। बादल के छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर भागे फिरते थे, कभी एक दूसरे से भिड़कर एक हो जाते थे, कभी देखते देखते आकाश की प्रगाढ़ नीलिमा में घुल जाते थे। ओह, कितना सुंदर था इस प्रकार का उस विस्तीर्ण नीलाकाश में घुलकर लुप्त हो जाना। शेखर ने भूले हुए सा सोचा, ऐसा मरूंगा जहाँ बाधा नहीं होगी। बाधा उसे लगा जो जीवन वह जी रहा है, वह बाधा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं।
आज उसे मौका मिला है उसके बंधन से निकल भागने का। आज वह 3 कटे हुए वृक्षों का सहारा लेकर उस सुंदर देश में जा रहा है जहाँ गंगा जाती है, जहाँ वह समुद्र में मिल जाती है, जहाँ सूर्यास्त के सोने पर का टापू है और जहाँ इन्हीं नीलिमा में घुल जाने वाले बादलों से बने हुए सूत के वस्त्र पहनने वाली राजकन्या रहती है। शेखर उसके पास जाएगा और उससे कहेगा, मैं शेखर हूँ, बंधनों के देश से आया हूँ। और वह उसे अपने पास बिठा लेगी और कहेगी, यहाँ तुम आबाद हो, उस ऋष के फूलों के महल में तुम रहोगे और जो चाहो करोगे। पर शायद राजकन्या उसे नहीं देखेगी। वह बंधनों के देश के एक मामूली लड़के से क्यों मिलने लगी? वहाँ और भी तो लोग होंगे, और भी कन्याएं होंगी। उस बाधाहीनता के देश में कोई भी क्यों राजकन्या से कम होगी? शेखर ने आंखें बंद कर ली। फिर उसे ध्यान आया, अरे वह देश तो बड़ी दूर है, वहाँ पहुँचने में तो दिनों लग जाएंगे। गंगा इतनी धीमी बहती, लेकिन चिंता जहाँ बस कर सके, उस दशा से वह परे निकल गया था। आकाश की, मुक्त वातावरण की अबाध विशालता उसके प्राणों में भर गई थी। वह स्वयं आबाद था, विशाल था, मुक्त था और अथार्थता पीछे ली। उसके मन में कविता की एक पंक्ति आ गई अंग्रेजी में, ओ मदर गंगा वास्ट एंड स्लो, मंद गति और विशाल माँ गंगे। और वह धीरे धीरे बड़ी मेहनत से पंक्ति जोड़कर कविता पूरी करने लगा। जिस क्षण में शेखर को मालूम हुआ कि कविता पूरी हो गई है, उसी क्षण में उसने यह भी अनुभव किया कि उसकी पीठ ठंड से अकड़ गई है और उसके हाथ सफ़ेद सुन्न पड़ रहे हैं। उसने जाना कि वह घर से बहुत दूर बह आया है, घबराहट अथार्थता के संसार में है, उस सूर्यास्त के सोने के टापू के पथ पर नहीं। शेखर धीरे धीरे अनैच्छिक सी क्रिया से अपने को किनारे की ओर खेने लगा। जब किनारे लगा तब किसी तरह सूखी भूमि पर आया और धूप में औंधा लेट गया। जब वह नींद से उठा तब सूर्य ढल गया था। वह उठा और थका मांदा सा घर की ओर चल पड़ा। जब घर के पास पहुंचा तब चांद निकल रहा था और घर में बिल्कुल सन्नाटा था। यद्यपि बत्तियां जल रही थीं। शेखर के भीतर घुसते ही उसने देखा बरामदे में माता पिता खड़े हैं, स्थिर दृष्टि से बाहर देखते हुए, और मानो एकाएक बूढ़े हुए इतनी झुर्रियाँ उनके मुंह पर पड़ी हुई थीं। शेखर को देखते हुए खींचे हुए चेहरे कुछ ढीले पड़े। माँ की आंखों में आंसू आ गए और पिता एकदम से लौटकर ऊपर चले गए। उनके पीछे पीछे शेखर ने जाकर देखा, घर में कोई नहीं है। यह उसे दूसरे दिन मालूम हुआ कि उसे खोजने के लिए लोग लालटेन लेकर नदी के किनारे बहुत दूर तक गए थे। घर पर किसी तरह पता लगा था कि वह अकेला केले की नाव पर बैठकर बह गया है और घर में खलबली मच गई है। यह समाचार सुनकर शेखर अपने को इतना भूल गया कि उसे बहुत चेष्टा करने पर भी वह कविता याद नहीं आ सकी जो उसने गंगा के वक्ष पर लिखी थी। केवल स्मारक सी पहली लाइन ही उसके मन में रह गई,
ओ मदर गंगा वास्ट एंड स्लो, जो बहुत दूर है, जिस तक पहुंचने में बहुत दिन लगते हैं, बहुत से ऐसे दिन जिनमें पहले ही कुछ घंटों में पीठ अकड़ जाती और हाथ सुन्न पड़ जाते हैं। उस सूर्यास्त के सोने की टापू तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे देखा जाए उस राजकन्या को, और जो उसे शीर्ष के फूलों के महल में रखेगी और अपने पास बिठाएगी। शेखर जानता है कि वह कभी नहीं होगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि इसका होना जरूरी है। इसके जीवन के शून्य को भरने के लिए अवश्य में कुछ होना चाहिए। और बेबस वह सोचा करता है कि क्यों नहीं कोई ऐसी घटना होती जिससे वह टापू कहीं निकट आ जाए। जब वह सैर करने जाता है तब इतनी गाड़ियां उसके पास से होकर जाती हैं, क्यों नहीं किसी में से वह राजकन्या झांक कर कहती, शेखर चलो मेरे टापू में, जहाँ बाधा नहीं है, राजकन्या ना सही। जब वह मैदान में घूम रहा होता है तब वहाँ इतनी लड़कियां खेल रही होती हैं, क्यों इतना भी ना सही। क्यों नहीं जब वह राह चलता ठोकर खाता है, क्यों नहीं उनमें से कोई छिपी हुई टापू वासनी आकर उसे बुलाती, आओ तुम हमारे आबाद खेल में शामिल हो। इतना भी ना सही, क्यों नहीं जब वह राह चलता ठोकर खाता है तब कोई इसी संसार की लड़की उसके पास आकर स्नेह से उसे कहती, आओ शेखर, मैं और कुछ नहीं कर सकती, पर तुम्हारे इस एकरस जीवन में कुछ नयापन ला सकती हूँ। या सिर्फ इतना ही उससे पूछती, चोट बहुत तो नहीं लग गई क्या। वह छिपकर सुंदर कागज पर रंग बिरंगी फूल पत्तियां बनाता और उनसे घिरे हुए स्थान में पत्र लिखता। किसे, वह स्वयं नहीं जानता, लेकिन अपने हृदय की सारी भूख वह उस पत्र में भर देता और उस अज्ञात के स्वागत की सारी बेवलता वह लिखता, जो कल्पित वो अज्ञात जिसे मैं मन में नहीं देख पाता। तुम इस पत्र को पढ़ोगी और समझोगी, मैं शेखर हूँ, मैं अकेला हूँ, जाने कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में हूँ, तुम्हारे ही लिए हूँ। तुम दिव्य लोक में हो, लेकिन क्या दिव्य लोक भी तुम्हें उसी तरह मांगता है जिस तरह मैं, वो अज्ञेय, वो अकल्पनीय। तब वह पत्र को एक लिफाफे में बंद करता, उसके कोने में अपना पूरा पता लिखता और एक लकड़ी के साथ उसे बांधकर गंगा में बहा देता कि डूब ना जाए। और कई दिन तक प्रतीक्षा में रहता कि कोई उसे पढ़ेगा, पढ़ेगी, और फिर उसे उसका उत्तर मिलेगा ना सही। स्वप्न लोक की कन्या से कम उसकी अपरिचित किसी का तो होगा ही। और जब कई दिन तक कुछ न होता तब वह दूसरा पत्र लिखता और दूसरी तख्ती के साथ भेजता कि कहीं पहला डूब न गया हो। और कभी कुछ ना होता और उसके विश्वास में कमी ना होती। कभी कोई तितली कमरे के भीतर आ फंसती है, तब पहले वह खिड़की के या किवाड़ के शीशों से जिनसे प्रकाश आ रहा होता है और जिन्हें इसलिए वह बाहर की राह समझती है, जा जाकर टकराती है, फिर और टकराती है, फिर हार कर वह कमरे के एक दो चक्कर काटती है और फिर वहीं लौट आती है और शीशों पर सिर पटकती, बेबस पंख फड़फड़ाती है, गिर गिर कर भी नहीं गिरती। वही दशा शेखर की थी। मुक्ति की खोज में पहले वह उन वस्तुओं से उलझा जो स्थूल थीं, जिन्हें वह देख सकता था,
और उनसे हार कर वह कल्पना के क्षेत्र में गया। वहाँ से निराश होकर वह फिर यथार्थता में स्थूल और प्रत्यक्ष में लौट आया। शेखर के पिता मियादी बुखार से बीमार पड़े थे और ईश्वर दत्त कभी कभी टेलीफोन पर डॉक्टर को बुलाया करता था। उसी से शेखर ने टेलीफोन के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। उसे जान पड़ा था कि जो उसे अन्यत्र नहीं मिला वह टेलीफोन द्वारा शायद मिल जाए, क्योंकि टेलीफोन में नयापन था, रहस्य था। पिता बीमार थे, इसलिए जब दफ्तर बंद होता था तब जमादार सब दरवाजे बंद करके चाबी शेखर को देता था कि पिता के पास पहुंचा दे। वह चाबी दफ्तर की नहीं, शेखर के रहस्य लोग की चाबी थी। करीब 5 बजे थे। दफ्तर बंद हो गया था। चाबी शेखर के हाथ में थी। जमादार चला गया था। शेखर ने दफ्तर का दरवाजा खोला और सीधा पिता के कमरे में गया। टेलीफोन का रिसीवर उठाकर सुनने लगा। उन दिनों वहाँ ऑटोमेटिक एक्सचेंज नहीं था। एक्सचेंज से स्वर आया नंबर। शेखर ने एक दवाइयों की दुकान का नंबर दे दिया। फरमाइए, आपके पास थर्मामीटर है? क्या कीमत है? सबकी अलग अलग कीमत बताइए। अच्छा, और डॉक्टरी दस्ताने कैसे हैं? आपका सूची पत्र भी है? जी हाँ। आपके पास भिजवा दें? हाँ। किस पते पर भेजना होगा? इस प्रश्न की आशंका शेखर को नहीं थी। उसे यह बताया गया था कि जिसे फ़ोन किया जाए उसे करने वाले का नंबर तब तक नहीं ज्ञात होता जब तक कि स्वयं न बताया जाए, और इसी विश्वास के आधार पर उसने फ़ोन करने का साहस किया था। यह प्रश्न सुनकर वह एकाएक घबरा गया। समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बोला, दफ्तर के पते पर, और रिसीवर लटका कर भाग गया। दूसरी बार शेखर ने फिर चाबी प्राप्त करके दफ्तर खोला और टेलीफोन पर जाकर बैठ गया। अब कि उसने फायर स्टेशन को पुकारा। वह यह देखना चाहता था कि उसके भाइयों ने जो उसे बताया था कि टेलीफोन करने के बाद 5 मिनट के अंदर फायर इंजन पहुंच जाता है, वह ठीक है या नहीं। उसने चिल्लाकर फोन में कहा, रचस्न दम दम सटदगम डहलस्नदगा, आग जल्द आओ। एक भारी सी आवाज ने पूछा, कहाँ? एकाएक शेखर को अपनी करतूत के फल का ध्यान आया। वह डर गया। उसने रिसीवर मेज पर रखा और जल्दी दफ्तर का दरवाजा बंद करके चाबी दे आया। दूसरे दिन एक्सचेंज से रिपोर्ट आई कि फ़ोन का दुरुपयोग किया जा रहा है। पिता ने सबसे पड़ताल की, लेकिन मौन के सिवा कोई उत्तर नहीं पाया। बात वहीं समाप्त हो गई। उस दिन से जमादार स्वयं चाबी पिता तक पहुंचाने लगा। शेखर पतंग उड़ाने लगा। पतंग उड़ानी उसे आती नहीं थी, लेकिन यह उसके पथ में विघ्न नहीं था। इससे तो उसका आकर्षण बढ़ता ही था। और फिर पतंग उड़ाने में एक दूसरा मजा भी था कि वह शेखर को मना थी। शेखर के पिता कहते थे कि यह खतरनाक खेल है। पतंग उड़ाते उड़ाते कई लड़के कोठे पर से गिर पड़ते हैं। शेखर का पतंग उड़ाने का ढंग यह था कि वह घर के बगीचे में किसी को बुलाकर कहता कि पतंग उड़ा दो। जब वह खूब ऊंची उड़ जाती तब
चरखी अपने हाथ में ले लेता और डोर को झटकाकर नाचती हुई पतंग को देखकर अपने को विश्वास दिला लेता कि वही उड़ा रहा है, अतः उसी ने उड़ाई है। उसे आज्ञा थी कि पिता के पास बैठे और समय समय पर दवा पिलाया करे, इसलिए नहीं कि वह इस काम में विशेष दक्ष था, इसलिए कि उसके पिता उसे अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन पतंग उड़ाने में वह सब भूला हुआ था। पिता के चपरासी ने आकर विघ्न डाला। शेखर बाबू, ऊपर चलो, साहब बुलाते हैं। ठहरो, हम जरा पतंग उड़ा लें, कहकर शेखर उसे भूल गया। चलो शेखर बाबू, मिनट भर बाद चपरासी फिर बोला। ठहर जाओ, कह तो दिया। चपरासी बार बार कहने लगा, जाओ, जाके कह दो कि हम पतंग उतार कर जाएंगे। चपरासी चला गया और थोड़ी देर में लौट आया। शेखर बाबू, साहब का हुक्म है कि नहीं आए तो पकड़ कर ले आओ, चलो। चपरासी ने एक दूसरे नौकर को बुलाकर पतंग की डोर तोड़कर उसके हाथ में दे दी कि वह उतारे और शेखर को उठाकर ले चला। शेखर की टांगें ही मुक्त थीं, वह उन्हें पटकने लगा, लेकिन वे हवा से टकराकर रह गई। तब उसने सारा जोर लगाकर अपनी पकड़ी हुई बाँह को झटका, वह छूट गई और जाकर चपरासी की नाक पर लगी और चपरासी ने उसे झट से जमीन पर रख दिया, जैसे बर्रे ने काट खाया हो, और चीखता हुआ ऊपर भागा, क्योंकि नाक से खून छूट रहा था। आधी सीढ़ियां चढ़ा हुआ शेखर जंगले से सटकर खड़ा हो गया। इस आकस्मिक घटना का क्या फल होगा, यह सोचकर वह स्तब्ध हो गया। पिता इसने सख्त बीमार हैं, चारपाई पर हिल नहीं सकते, लेकिन उनका क्रोध। तभी शेखर ने देखा उसके पिता सीढ़ियां पर उतर रहे हैं, हाथ में एक छड़ी, हाथ कांप रहा है। दीवार पर कोहनी टेक कर संभल संभल कर पैर बढ़ाते हैं और दुबले कितने हो गए हैं, और उनकी आंखें ना इधर देखती हैं ना उधर, न छत की ओर न सीढ़ी की ओर, केवल शेखर पर स्थिर हैं। और उनके पीछे सीढ़ियों के ऊपर सरस्वती खड़ी है, जिसका मुख ऐसा हो रहा है कि पहचाना नहीं जाता, और उसकी मौन विस्फारित आंखें शेखर की आंखों पर जमी हुई कुछ कहना चाहती हैं, कुछ कह रही हैं जो वह मुंह से नहीं निकाल सकती। शेखर ने जान लिया कि उसे वहीं खड़े रहना है, हिलना नहीं है, सिर नहीं उठाना है, प्रतिवाद नहीं करना है, अपनी रक्षा नहीं करनी है। वह खड़ा रहा। 6 बार छड़ी उठी और गिरी। 6 बार शेखर के शरीर में एक रोमांच सा हो आया, पर वह हिला नहीं, छड़ी रुक गई। पिता ने एक तीखी दृष्टि से शेखर के मुख की ओर देखा। केवल चपरासी वहां खड़ा रह गया, जिसे यह घटना समझ नहीं आई, लेकिन जो न जाने क्यों लज्जित हो गया। शेखर ऊपर नहीं जा सका। थोड़ी देर बाद जब सरस्वती ने आकर कहा, शेखर, चपरासी को कहो कि डॉक्टर को ले आए, तब वह नहीं पूछ सका कि क्या हुआ है। 2 घंटे बाद पिता ने शेखर को ऊपर बुलाया सुलह करने के लिए। वे कभी क्षमा नहीं करते, क्षमा छोटे को किया जाता है। किस प्रकार क्रोध में वे छोटे को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार जिस प्रकार क्रोध में वे छोटे को छोटा नहीं समझते, उसी प्रकार क्रोध के उतरने पर भी कितनी स्वच्छ, एहसान के भाव से मुक्त, कितनी विशाल सर्वव्यापी होती है उनकी उदारता। इसलिए शेखर पिटकर भी उन्हें पूजता है, जैसे वह माँ को कभी नहीं पूज सकता। माँ जो पिटती नहीं पर जो क्षमा देती है,
अनुग्रह की चक्की में पीसकर शेखर को अनुमति मिली कि नाटक दिखाए। गांव की एक नाटक मंडली है जो साल में 2 बार खेल करती है, होली के दिनों और दशहरे के दिनों। शेखर के पिता बड़े आदमी हैं, उस गांव के पड़ोस में रहने वाले सबसे बड़े आदमी, इसलिए स्वाभाविक है कि उनकी आशीर्वाद पूर्ण अनुमति मांगकर खेल किया जाए। वे स्वयं तो नहीं जाते, किंतु सत्य हरिश्चंद्र का खेल है, इसलिए लड़कों को जाना मिल गया। एक फूस की टट्टियों से घेर कर बनाए गए थिएटर हॉल में सबसे अगली कतार में भाइयों के साथ शेखर बैठा है। जब पर्दा उठता है और 20 फुट लंबे और 10 फुट चौड़े इंद्रलोक का दृश्य सामने आता है, तब शेखर को लगता है कि वह अवश्य में उसके टापू के निकट कहीं होगा। दृश्य आते हैं और चले जाते हैं और शेखर की विवेक बुद्धि को, विवेचन शक्ति को साथ ले जाते हैं। वह मुग्ध, विश्वासी, परिणत बैठा रहता है और देखता जाता है दुनिया से कुछ ऊपर, जहाँ जीवन में से जीवन का अभिनय अधिक यथार्थ है। उसके सामने रहता है एक बड़ा भारी संघर्ष, एक मौलिक विरोध और अपने मरते हुए पुत्र के लिए माँ का विलाप। जब मरता हुआ रोहित अपने साथियों से जाकर कहता है, माता को हाल सुनाइयो, सांप ने मुझको डस लिया, हाय गजब सितम गजब, तब उसे विरति नहीं होती, हंसी नहीं आती, उसका गला भर जाता है और वह रोने लगता है, बहुत चुपचाप, कि कोई उसकी यह पराजय देख न ले। खेल समाप्त हो जाता है और वे घर की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन शेखर भाइयों के साथ नहीं सह सकता। वह आगे अलग चलता है, ना देखता हुआ, भरा हुआ, असंतुष्ट। उस अंधियारे युग में जुगनुओं की तरह ये कुछ एक दृश्य चमक जाते हैं, लेकिन सब दृश्य ही हैं, सब आकर चले ही जाते हैं, स्थायी कुछ नहीं है सिवाय उस असंतोष के जो प्रकट होकर भी बढ़ता है, दबकर भी बढ़ता है जाता है। तितली फिर चक्कर काटने लगी, लेकिन कहाँ है वह आबाद की खिड़की, कहाँ है वह मुक्ति का मार्ग। असहयोग की एक लहर आई और उसमें बह गया शेखर भी, उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेकर अपने को बहाने लगा। उसने विदेशी कपड़े उतार कर रख दिए, जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घुलने मिलने जाना उसने छोड़ दिया, क्योंकि इतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वह ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा करता। कभी दूर से जब बहुत से कंठों की समवेत पुकार उस तक पहुंचती, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का मुंह हो काला, तब उसके प्राण पुलकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता, गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला। इससे आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का ना होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर ने घर के सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उंडेला। तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था, वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी।
आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्लाद भी भभक उठा। वह आगे के चारों ओर नाचने लगा, आग के चारों ओर नाचने लगा और गला खोल कर गाने लगा। गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुंह काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व नहीं, आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी। वह देखने लगा, उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते हैं। यह भी कि यह शैशव से अंग्रेजी बोलना जानता है, पर हिंदी अभी सीख रहा है। उसकी पहली आया ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था, एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं था, दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सबसे पहले सीखते हैं, तब तो अंग्रेजी ही उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ। उसके आत्माभिमान को बहुत सख्त धक्का लगा। जिसे मैं घृणित समझता हूँ, उसी विदेशी को माँ कहने को बाध्य हूँ। उसने उसी दिन से बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में से अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपनी आदतों में विदेशी अभ्यासों को दूर करने लगा और अपने हिंदी ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा, जिसे व्यक्त करने का और कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था, प्रकट करने के लिए उसने एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताजी थी, इसलिए उसे लिखने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। प्रस्तावना तो ज्यों की त्यों हथिया ले, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा था। उसके बाद नाटक आरंभ हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसके राष्ट्रपति गांधी हैं और सिद्धि के लिए साधन है अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य का परित्याग, और प्रत्येक अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देना, और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया। और सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ से हटकर अंत में आ गया था। उसने ऊपर शेखर की प्रतिभा द्वारा के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर के नाटक का अंतिम दृश्य था। स्वाधीन और बाधाहीन भारत का एक स्थूल आकार प्राप्त स्वप्न। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से उसकी प्रतिलिपि तैयार की और उसने अपनी पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया। पहले साहित्यिक प्रयत्नों की गति उसे अभी याद थी, इसलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और हर समय जब जहाँ वह जाता, उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती, मैं शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मैंने अकेले ही बिना किसी की सहायता के अपने हाथों से उसका निर्माण किया है। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उस चित्र का मैंने। शेखर के पिता एक दिन के दौरे पर जा रहे थे और शेखर साथ था।
बांकीपुर स्टेशन पर सामान रखकर पिता और पुत्र वेटिंग रूम के बाहर टहल रहे थे। शेखर कुछ आगे, पिता पीछे पीछे। पास से एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर पर अंग्रेजी टोपी और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर को प्रश्न बुरा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसलिए भी नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उपस्थिति में बात करते वह झिझकता था। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाला कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रोब में कहा, माई नेम इज ... डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है ... तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ ना होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे ना देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसके मन में यह संदेह उठ भी रहा था कि वह लड़का शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा है। अंग्रेजी उतनी जानता नहीं, पर उसने घृणा से उस लड़के की ओर देखा। उत्तर कोई नहीं दिया। पिता के क्रुद्ध स्वर ने कहा, शायद उस लड़के को जताने के लिए कि मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं देते हो? शेखर और भी चिढ़ गया और भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उनके पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया तो पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर ना देने की गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू हैं, किसी के सामने तो बोल नहीं निकलता। शेखर ने सुन लिया। नहीं, कहीं नहीं है वह आबाद, कहीं नहीं है छुटकारा, कहीं नहीं है मुक्ति, ना बुद्धिमत्ता में, ना बेवकूफ़ी में, ना एकांत में, ना साथ में, ना कविता में, ना नाटक में, ना काम में, ना निठल्लेपन में, ना घृणा में, ना प्यार में, उस विशाल आतताई उदार पिता के प्यार में भी नहीं। शेखर के पिता लंबे कद के गौर वर्ण, गठे हुए और उद्यमी शरीर के थे। उनकी तीखी आंखें, बंकिम नाक, मोटा किंतु दबा हुआ अधरोष्ठ उनके उस अभिमानी और गुस्सैल आर्यत्व का परिचय देते थे, जिसे लेकर किसी प्रागैतिहासिक काल में एक लोलुप लुटेरी बर्बर जाति भारत में घुसी थी और यहाँ प्रभुत्व जमाकर बैठ गई थी। स्वभावतः वे उदार थे, लेकिन एक दो बार चोट खाकर वे शक्की स्वभाव के हो गए थे। और जब कोई आहत होकर शक्की होता है, तब संसार में शक से मुक्त कुछ नहीं रह जाता। इसलिए स्वयं ईमानदार होकर वे सारे संसार को बेईमान और उठाई गिर समझते थे, मानो निरंतर अपने मन से कहते रहते हों, देखो तुम ईमानदार थे, तभी तुमने धोखा खाया। यह बेईमानों का संसार है। यह किसी का विश्वास नहीं करना, यहाँ किसी का विश्वास नहीं करना, और इसीलिए मन में मैल रखने वाले ना होकर भी वे सदा हर एक की बुराई पर विश्वास करने को तत्पर रहते थे।
बड़ा होकर शेखर उनसे कहा करता था, देखिए, मानव स्वभाव विश्वासी तो है ही, और जब विश्वासी है तब पक्षपात लेकर चलता ही है, प्रीजुडिस्ड होता ही है। तब क्यों ना हम संसार को अच्छा ही समझकर चलें। तर्क सिद्ध तो कोई भी बात नहीं है, पर एक से हम प्रसन्न तो रह सकते हैं, आराम से जी तो सकते हैं, हर वक्त बिस्तर पर तो नहीं पड़े रहते। पर पिता उत्तर देते थे, तुम बच्चे हो, तुम्हें पता क्या है, तुम ही ना 10 पैसे की सीटी के 8 आने 2 आए थे। शेखर कहता, मान भी लीजिए मैं दे आया, लेकिन मैं अभी तक प्रसन्न हूँ। अभी तक उस सिटी की याद मुझे खुश करती है, और आपने 8 आने नहीं कमाए, फिर भी आप अभी तक वह बात मन में रखे हैं, या इसलिए ना कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। और पिता यह कहकर टाल जाते थे कि तुम निरे आदर्शवादी हो, कभी सीखोगे। वे आर्य थे, इसलिए बल को, सामर्थ्य को आदर की दृष्टि से देखते थे। शायद इसलिए उन्हें साहब कहलाना अच्छा लगता था। यद्यपि साथ ही उनके अभिमान ने उन्हें हैट कभी नहीं पहनने दिया। वे सदा पगड़ी ही बांधते रहे। शेखर को कई बार याद आता था, एक बार उसके पिता ने एक कुली को इसीलिए पिट दिया था कि उसने उन्हें साहब ना कहकर बाबू संबोधन किया था। ये वही पिता थे जिन्होंने एक दूसरे अवसर पर अपने किसी अफसर से मिलने जाने के लिए इनकार कर दिया था कि उसके निमंत्रण में कुछ इस भाव की बू थी कि तुम मिलने आ सकते हो, यद्यपि मैं चाहूँ तो तुमसे ना भी मिलूं। इसी सामर्थ्य की उपासना का एक रूप यह भी था कि उन्हें यह अनुभव करना अच्छा लगता था कि उनके पास शक्ति है। इसी भावना से वे कई बार अपने बच्चों के खेल में दखल दिया करते थे। वे यह नहीं चाहते थे कि बच्चे ना खेलें या ना पढ़ें या ऐसा ना करें वैसा ना करें। वे चाहते थे कि खेलें तो इसलिए कि उन्होंने कहा, पढ़ें तो इसलिए कि उन्होंने कहा। स्वाभाविकता किसी बात का केवल इसलिए होना कि वह उस समय हो रही है या उसे करने वाला उसे कर रहा है के लिए उनके निकट कोई स्थान नहीं था। तभी जब वे आते तब बालक आतंक से एकाएक चुप हो जाते, खेल बंद हो जाता, पुस्तक आगे से हट जाती, पैर सिमट जाते, कुर्सी या बिस्तर छूट जाता। कोई नहीं जानता था कब किस बात की मनाही हो जाएगी। उनके जाने अच्छी या बुरी, क्योंकि उचित या अनुचित कोई बात नहीं थी। बातें थीं दो प्रकार की, एक जिनके लिए उनकी अनुमति है, दूसरी जिनके लिए अनुमति नहीं है। बस इसके आगे न तर्क था न बुद्धि। ये लड़के मेरे हैं, मेरे ही हैं, नितांत मेरा अधिकार है इन पर। प्रभाव उनमें सदा रहता था। कुछ इसी भावना से उन्होंने संतान का नाम एक उनके लिए विदेशी ढंग का रखा था, जिसमें नाम के साथ पिता का नाम भी रहता है। शेखर को अपना पूरा नाम लिखना हो तो लिखना पड़ता था चंद्रशेखर हरिदत्त, पंडित, या अंग्रेजी में CH पंडित। शेखर ने इस बात को इस रोशनी में उस दिन से देखा जब उसने अपनी किताब पर, जिस पर उसने सहज भाव से अपना नाम चंद्रशेखर पंडित लिखा हुआ था,
पाया कि पिता ने लाल रोशनाई से दोनों शब्दों के बीच भूल का चिन्ह लगाकर ऊपर लिखा है हरिदत्त। और एक बार फिर उसने अपने ही हाथ से तैयार किए हुए कविताओं के संग्रह पर, जिस पर उसने भावावेश के किसी क्षण में लिख दिया था, शेखर सन ऑफ नेचर, शेखर प्रकृति की संतान, नेचर शब्द के स्थान में लिखा हुआ पाया पंडित हरिदत्त। उस दिन तो उसे लगा था कि पिता ने उसके एक पवित्र क्षण को भ्रष्ट कर दिया है और इस अत्याचार को सहने में असमर्थ उसने वह कॉपी फाड़ डाली। पता नहीं यह लड़कों के निमित्त से सिद्ध होते हुए अपने अभिमान के कारण था या लड़कों के विकास में निस्वार्थ लगन के कारण, कि जब कभी किसी लड़के की कोई बात उन्हें पसंद आ जाती थी तब बहुत ही प्रसन्न होते थे, लड़के का ज़रूरत से अधिक सम्मान करते थे, सबके आगे उसकी प्रशंसा करते थे। ठीक उसी प्रकार जैसे क्रुद्ध होने पर वे इसके विपरीत भावनाओं के अति की मात्रा पर पहुंचा देते थे। लेकिन जैसा कि जल्द भड़क उठने वाले लोगों का स्वभाव होता है, वे अंततः उदार थे। वैमनस्य कभी अधिक देर उनके मन में नहीं रहता था और वे लड़कों को खूब अच्छी तरह पीट कर 2 मिनट बाद यह कह सकते थे, कुछ हो, हमारे लड़के औरों से 1000 अच्छे हैं। यह एक बात थी जिस पर शेखर के माता पिता में बहुत बार झगड़ा होता था। शेखर की माँ को दृढ़ विश्वास था कि उनकी संतान संसार की सब संतान से गई बीती है। जब भी कोई बात लड़के करते जिसकी आलोचना हो सकती हो, तभी वे यह कहने को तैयार रहती, लोगों के लड़के होते हैं, ऐसा करते हैं, वह ऐसा चाहे या हो कि हंसते खेलते रहते हैं या आराम से बैठते हैं, सताते नहीं हैं, या कि सवेरे उठकर आप ही मुंह हाथ धोकर अपने काम में लगते हैं, या कि हर काम में अपराधी नहीं, आपाधापी नहीं डालते, जो काम जिसका होता है उसी को करने देते हैं। पिता प्रतिवाद किया करते थे कि तुम तो ऐसे ही कहती रहती हो। तब वह और भी भड़क उठती थी, हाँ, आपको भी मुझे ही कहना आता है, उन्हें इतना बिगाड़ रखा है। आपको कुछ पता भी हो लड़कों का, आती तो आखिर मेरे सिर ही है ना। अमुक के लड़के देखे हैं, इसके बाद पड़ोस के सब कुटुंबों के लड़के गिना दिए जाते हैं और बेचारे तीनों भाई और सरस्वती देखते ही कि संसार में उनके अपनाने लायक कोई गुण ही नहीं बचा है, सब तो औरों के बच्चों ने हथिया लिए हैं। शेखर की माँ मंझले कद की थी, स्थूलकाय, कुछ आलसी स्वभाव की, नीचा माथा, नाक से बहुत सटी हुई, कुछ बाहर उभरी हुई सी आंखें, सीधी किंतु छोटी नाक, ओठ सुंदर गढ़े हुए लेकिन मुंह कुछ बड़ा, और कानों पर कुछ ढीला सा, थोड़ी छोटी और पीछे हटती सी। सारे चेहरे में एक चंचल और वाचाल सुघरता थी। उसमें गांभीर्य और विशालता न होने से उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता था, और मुद्रा में, चाल ढाल में, सारे व्यक्तित्व में चारित्र्य और प्रवाह की कमी दिखती थी। माँ अधिक पढ़ी लिखी नहीं थी, न पढ़ाई के लिए उसके मन में बहुत आदर था। वैसे तो स्त्रियां सभी कामकाजी और अथार्थवादी होती हैं, पर शेखर की माँ के मन में मस्तिष्क की अपेक्षा हाथों का आदर विशेष रूप से अधिक था। कोई व्यक्ति 3 सेकंड में बता सकता है कि 871 रुपये 13 आने में कितनी दमड़ियाँ हुई, या उनके लिए
उतनी आदर की बात नहीं थी जितनी यह कि कोई सदाचार आने में 3 प्राणियों को रोटी खिलाकर 2 पैसा बचा सकता है।